नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आद्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। नाव हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे चिराग पासवान, हुए भावुक। परिजनों के चित्कार से पूरा इलाका है गमगीन। 3 दिनों से गांव का नहीं जला है एक भी चूल्हा। घटना के तीसरे दिन समस्तीपुर में मिला एक शव, नहीं हो सकी पहचान। एसडीआरएफ की टीम लगातार चला रही है सर्च अभियान। और दादर के बूढ़ी गंडक नदी में मिला एक महिला का शव। साहिबगंज के वाया नदी में डूबकर हो गई एक युवक की मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बेनीवाद में हुए भीषण नाव हादसे में लापता बच्चों के शव मिलने का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। एक शव समस्तीपुर से बरामद हुआ, जिसकी पहचान अभी भी नहीं हो पाई है। 3 दिनों से गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। लापता के घरों में कई लोगों की हालत खराब है। सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषि शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने शनिवार को पीड़ित परिवारों का स्वास्थ्य जाँच किया। जिसकी हालत ज़्यादा खराब थी, उन्हें गायघाट पीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि नाव में 28 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों को स्थानीय पीएचसी में इलाज के बाद घर भेज दिया गया। वहीं अभी तक 5 शव बरामद हो चुके हैं और 7 लापता की तलाश एनडीआरएफ की गोताखोर टीम कर रही है। उन्होंने कहा कि डूबते हुए लोगों को बचाने के दौरान गांव के ही पिंटू सहनी की मौत हो गई। पिंटू सहनी ने अपनी मौत से पहले कई जिंदगी बचाई थी, जिसे लेकर उसका नाम ब्रेवरी अवार्ड के लिए भेजा जाएगा। गायघाट में 12 लोगों के गायब होने के, बच्चे और उसके आने मिलाकर के 12 लोगों के गायब होने का खबर है। जो नाव पर जो सवार थे उसमें से 12 लोग अभी तक कहीं नहीं मिल रहा है, जिसमें से 5 का मृत शरीर मिला है। 5 का स्थानीय व्यवस्था से वहीं पे मैंने स्थानीय जगह पर मैं पोस्टमार्टम करवा दिया हूँ। 4 कल हुआ था, 1 आज हुआ है। और मैं गाँव में जो पीड़ित परिवार था उसके जो भी परिजन थे उनका मेडिकल टीम यहाँ से भी मैं लेकर के गया था और गायघाट से भी मेडिकल टीम गई हुई थी। उनको सब लोगों को घर घर घूम कर हम लोग देखे कि जो भी कुछ उनकी परेशानियाँ थी उसको चिकित्सीय जो भी कुछ हो सकता था हम लोगों ने किया। और वहाँ अस्थायी रूप से कर दिया है कि प्रतिदिन एक दल वहाँ पर रहेगा, गायघाट की एक टीम रहेगी जो उन लोगों को देखभाल करते रहेगी। इंक्वायरी रिलेटेड भी किसी तरह का ये तो उसका लीगल की बात है, वह प्रशासन का काम है। हम लोग तो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो भी बने उन लोगों की ज़रूरत है उसको ले आए हैं। 2-3 तो गायघाट में आए हैं लोग, जो काफ़ी लोगों को कमजोरी हो गई थी खाना पीना छोड़ने के चलते, उन लोगों को बुलाया गया था। गायघाट अस्पताल में उन लोगों को सलाइन ना काफ़ी मरमाहत रही और हम लोगों ने जितना भी संभव हो सकता तो सारे प्रयास किए गए हैं। लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम विभिन्न जिलों से भी बुलाई गई थी और उनके माध्यम से राहत और पुनर्वास के कार्य किए गए हैं, रेस्क्यू के काम किए गए हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने पहली बार ये व्यवस्था की कि वहीं पर जहाँ पर डेड बॉडी मिल पा रही थी वहीं पर हम लोगों ने पोस्टमार्टम की व्यवस्था कर दी थी ताकि लोगों को कहीं से कोई दिक्कत न हो। और अन्य व्यवस्थाएं भी उस क्षेत्र को देख करके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, अब तक कितने शव मिले हैं? देखिए, सुबह से लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। दोपहर तक कुल 5 शव बरामद हो चुके थे और लगातार उसमें ऑपरेशन चल रहा है। जैसे जैसे हो रहा है उनका पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है और साथ ही साथ सहायता के रूप में 4 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जा रही है। इंक्वायरी रिलेटेड भी किस तरह का? उसमें हम लोगों ने बताया, चूंकि अभी तक 12 की बात थी कि 12 लोग मिसिंग हैं, तो उसकी भी इंक्वायरी कराई जा रही कि अंततः कितने शव मिलते हैं और कितने लोग लापता हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर एक प्राइमरी इंक्वायरी भी गठित की गई।
एक युवक को बचाने में, लोगों को बचाने में ये हम लोग को जानकारी मिली कि एक दो युवकों ने काफ़ी बहादुरी के साथ जो डूब रहे थे लोग उनको बचाने का काम किया है। तो वैसे लोगों को भी चिन्हित कर हम लोग पुरस्कृत करने की हम लोगों की योजना है और उन लोगों का नाम हम और आगे तक पुरस्कार देने के लिए हम लोग प्रस्तावित करेंगे। नाव हादसे के पीड़ितों के विरोध के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और पूर्व मंत्री रामसूरत राय और सांसद अजय निषाद ने सरकार से मांग किया है कि जहां भी 500 से ज़्यादा या उससे अधिक आबादी है वहां सरकार अपने स्तर से पुलिया का निर्माण कराकर लोगों के आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि गाय घाट जैसी नाव हादसे की पुनरावृत्ति न हो सके। कहा कि यहाँ के लोग कई मौके पर सांसद और विधायक से पुल निर्माण की मांग करते रहे मगर यह विडंबना ही है कि मांगों पर तमाम कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री सेतु योजना चल रही थी जिसके माध्यम से विधायकों के अनुमोदन के आधार पर पुल पुलिया का निर्माण हुआ करता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे भी बंद कर दिया और सांसद के पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसके माध्यम से पुलिया का निर्माण हो सके। सांसद ने कहा कि विडंबना ही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी कटरा, औराई और गायघाट में आज भी बहुत जगह पर लोग चचरी पुल का उपयोग कर आन जान कर रहे हैं और जान जोखिम में डालने को विवश है। जो घटना हुई है बेहद दुखदपूर्ण है। कई बार लोगों ने वहां पर पुल बनाने का मांग किया, मुझसे भी किया है, मैंने भी पत्र लिखा है, स्थानीय विधायक से भी मांग किया है। तो पहले कुछ दिन पहले जो चलता था मुख्यमंत्री सेतु योजना, जिसके तहत में जो जिस क्षेत्र के जो माननीय विधायक होते थे उनके अनुशंसा पर पुल पुलिया का निर्माण होता था, दुर्भाग्यवश माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी बंद कर दिया है। तो पुल बनने का इसको भी बंद हो गया है, क्योंकि भारत सरकार का ऐसा कोई स्कीम नहीं है जिससे सांसद की अनुशंसा पर पुल बने। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका एक अस्थायी समाधान जरूर निकालें। कैप्टन निषाद ने भी अनुशंसा की थी और आपने भी। देखिए, तो हम लोग तो अनुशंसा ही होती रही, पुल तो बना नहीं। पुल ऐसा तो नहीं है कि पुल नहीं बना है, जो स्कूल भी नहीं बना, बच्चे स्कूल ही जा रहे थे। स्कूल ही जा रहे थे। कहे ना कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार आबादी भी बढ़ रही है, लोग नए नए रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। सरकार के पास जितना भी साधन होता है वो पूरा कर ही रहा है। फिर भी आप देखेंगे कि औराई, कटरा और गाय घाट में लोग मैक्सिमम लोग अभी भी बांस के चचरी पे भी चल रहे हैं। कोई एक पुल का मामला नहीं है। सरकार को एक ऐसा स्कीम लाना चाहिए कि जहां भी आबादी 500 से ऊपर हो, अगर बीच में नदी बन रहा है तो वहां पुल अनिवार्य हो। कम से कम ना पुल बड़ा हो तो कम से कम एक छोटा पुल भी हो, जो ताकि लोग आवागमन पैदल भी जाके आर पार कर सके, जिससे जान जोखिम का खतरा नहीं रहे। तो पिछले चुनावों में आपने वादा किया था कि चचरी युग की समाप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं। एक तो अभी पुल हमने बड़ा बनाया 527, जो अभी पुल का निर्माण हो रहा है, NH का काम लगभग 70% हो रहा है, तो प्रयासरत है। एक औराई का भी जो पुल जो आप देख रहे हैं कि हथौड़ी से जो जाता है औराई प्रखंड की ओर, जो ये अमनौर के पास है, तो उस पुल का भी राज्य सरकार को करना है, लेकिन राज्य सरकार देख रहे हैं कि इतना जरूरी पुल का भी निर्माण नहीं कर रही है। कई बार सॉइलिंग टेस्ट हुआ, पैसा हुआ, लेकिन फिर रुक जा रहा है। तो बड़ा पुल के साथ साथ छोटा पुल का भी निर्माण जनहित में बहुत जरूरी है। अमित शाह आज झंझारपुर में है, रैली में है। जो महागठबंधन के नेता उनका कहना है कि बीजेपी डर गई है, ये रैलियां करा रही है। कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करते रहती है, और जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, जब भी उनको उस समय उपलब्ध होता है उस समय में कहीं ना कहीं देश में रैली मीटिंग करते रहते हैं। हम लोग 365 दिन काम करते हैं, इसीलिए 303 की संख्या में है। और इस बार इसको जो है और बढ़ाने की हम लोग की कोशिश रहेगी। गठबंधन क्या कर रहा है उससे हमको कोई चिंता भी नहीं है और उसको कुछ कहना भी नहीं। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज बैद्यनाथपुर स्थित वाया नदी में शनिवार दोपहर एक युवक नहाने के दौरान डूब गया। ग्रामीणों के साथ SDRF की टीम ने घंटों सर्च किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सूचना पर थाना अध्यक्ष राजेश रंजन, जिला पार्षद राजेश सहनी, मुखिया पति अरुण यादव मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। डूबने वाला युवक वासुदेव सराय पंचायत के दुर्गा चौक का मोहम्मद इसराफिल के 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आशिक बताया गया है। वह इंटर में पढ़ाई करता था, कुछ साथियों के साथ नदी में नहाने गया था। बजरिया घाट पुल से नदी में छलांग लगाया, उसके बाद से लापता है। उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हाँ, मेरे पंचायत का एक लड़का था मोहम्मद आशिक, पिता इसराइल मियाँ का लड़का है, और मोहम्मद इसराइल जी का लड़का है। वो नहाने के साथ किस बच्चे लोग के साथ आया था, नहाया बया नदी में,
और नहाने के क्रम में ही उसके पता लगा कि मृत्यु हो गई है, डूब गया है। गश्ती के दौरान में मुझे सूचना प्राप्त हुई कि बैजनाथपुर ग्राम निकट नदी में कुछ बच्चे नहाने के लिए आए थे, जो कि से एक लड़का नदी में नहाने के लिए कूदा, जो कि से पानी में डूब गया है। काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी और कुछ लोग उसको लाश को खोजने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ अता पता नहीं चला है। शनिवार को आयोजित मुजफ्फरपुर नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पहले डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बैठक के बहिष्कार की घोषणा करते हुए एक बयान जारी कर दिया। डिप्टी मेयर ने आरोप लगाया कि मेयर ने अपने एजेंडे को लेकर विशेष बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में विशेष एजेंडे के लिए ही विशेष बैठक बुलाई जाती है। डिप्टी मेयर ने कहा कि इस बैठक में शामिल एजेंडे पर पूर्व की नगर सरकार द्वारा स्वीकृति लगाई जा चुकी है और काम भी हो रहा है। पेवर ब्लॉक लगाने का काम जारी है। स्ट्रीट लाइट या स्पाइरल लाइट की मरम्मत की जिम्मेदारी संवेदक की है। ऐसे एजेंडे के लिए बैठक बुलाना सिर्फ पैसे और समय की बर्बादी है। वहीं मेयर निर्मला साहू ने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले सभी रास्ते पर वेपर लाइट की व्यवस्था कर दी जाएगी। जो लाइट खराब है उसकी मरम्मत की जाएगी। इसके साथ ही सड़क किनारे एवं बीच में खाली जगह अतिक्रमित है, उसे खाली कराकर पेवर ब्लॉक बनाया जाएगा। आज 16 सितंबर को महापौर महोदया के द्वारा विशेष बैठक रखी गई थी। तो मैं महापौर महोदया को बोलना चाहती हूँ कि विशेष बैठक जो है विशेष परिस्थिति में विशेष एजेंडों के साथ होती है। जैसे कि अभी जो विशेष परिस्थिति जलमग्न जो पूरे हमारे मुजफ्फरपुर हैं उन सभी पर चर्चा की जाती, तो ये विशेष बैठक ये होती। विशेष बैठक ना कि लाइटों के रिपेयरिंग के लिए, ये सब तो साधारण मुद्दे हैं, साधारण प्रस्ताव है जो आम भी आप बैठक रखकर उस पर विचार कर सकती थी महापौर महोदया। और लाइट और स्पाइरल लाइट की रिपेयरिंग की जहाँ तक बात है तो वो संवेदक को ऑलरेडी दी हुई है, जो एजेंसी है उनको दी हुई है, तो उसकी रिपेयरिंग का काम तो वो भी कर सकते हैं। और पेवर ब्लॉक के जहाँ तक लगाने की बात है तो ये मुख्यमंत्री महोदय के तरफ से ही ये लेटर आया हुआ था कि 12 फीट से जो छोटे रोड है उनको पेवर ब्लॉक से बनाया जाए। तो ये ऑलरेडी इस पर भी काम हो रहा है। तो इस पर विशेष बैठक रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैंने इस बैठक का बहिष्कार किया था। कल कल्याणी पर जो है पर्व का समय था और कल कल्याणी पर जो लोग फुटपाथ पर दुकान लगा के कमा रहे थे उनकी जीविका चलती है, उसको लेकर कल नगर निगम ने उस सारे दुकानदारों को कल नोच कर फेंक दिया है। देखिए, मैं कल पटना गई हुई थी, हम लोगों का मीटिंग था, पूरे बिहार के उप महापौर का मीटिंग था, तो मैं पटना में थी। वहाँ से आने के बाद मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो इस घटना की तो मैं निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। और मैं नगर आयुक्त महोदय को भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप अतिक्रमण हटाने के लिए टीम भेजते हैं तो सबसे पहले तो अनाउंसमेंट करवा दिया जाए, उसके बाद जो भी फाइन है उसको रखा जाए, और अगर हटाना है तो उसको सावधानी से लोगों को पहले बोल के तब हटाया जाए। इस तरह का उठापटक करना, मुझे पता चला है कि कुछ बच्चियां आ गई थी जेसीबी के नीचे और एक महिला है, उनका पैर भी शायद टूट गया है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, ठेला को उठा के पटका जा रहा है। तो ऐसी घटना आगे से ना हो, मैं नगर आयुक्त महोदय को निर्देश देना चाहूँगी कि इस तरह की घटना आगे ना हो। मैं घोर निंदा करती हूँ इस घटना की। और मैंने पहले भी लेटर लिखा है कि अगर आप अतिक्रमणकारियों को हटाते हैं, जैसे अब जो गरीब हैं वो कहाँ जाएंगे, तो वेंडिंग जोन उनके लिए बनाया जाए, वहाँ उनको शिफ्ट किया जाए, उसके बाद ही हटाया जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहे। आज हम लोग स्थायी समिति के सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई है, जिसमें हम लोग का आज विशेष बैठक था। हम लोग इसमें 3 एजेंडा मैं लेकर के आई थी, जिसमें पहला एजेंडा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इसरो की टीम को जो चंद्रयान के सफलतापूर्वक लैंडिंग है उस पर मैंने उनका धन्यवाद, और सब लोग अब पूरी जो इसरो की टीम है उनका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कि हमारे देश के लिए गर्व की बात है। जिस काम को उन्होंने इसरो के वैज्ञानिक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असंभव को भी संभव कर दिखाया है। दक्षिणी ध्रुव पर जो चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई, इसके लिए मैं पूरी टीम को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा दूसरा प्रस्ताव था, हम लोगों का जो नगर निगम में जो
पुल है हम लोगों के जो लाइट वगैरह के वेपर लाइट की व्यवस्था, और जहाँ भी लाइट की बहुत जगह अंधेरा है, तो आज मेरे द्वारा एजेंडा लाया गया था। और यहाँ मुजफ्फरपुर के जो 3 एंट्री पॉइंट, जो 2 पुल है, एक अखाड़ा घाट है, एक भगवानपुर है, तो अब भगवानपुर वाला जो पुल है वो आधा नगर निगम में आता है, आधा पंचायत में आता है। लेकिन हम लोगों का शहर का एंट्री पॉइंट होने के कारण हम लोगों ने दोनों पुल को मेरे द्वारा जो गोद लिया गया है, वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जाएगी। और तीसरा जो हम लोग का एजेंडा पेवर ब्लॉक लगाने के लिए, जो कि अभी हम लोग बहुत जगह जो रोड बना है पेवर ब्लॉक से छूट गया हुआ है, और लोग अतिक्रमण भी कर लेते हैं। तो जो छूटी हुई सड़कों की जो बीच में है या जो बगल में जहाँ पर भी है आरसीडी के द्वारा या नगर निगम के भी द्वारा वहाँ पर पेवर ब्लॉक से उसका जो बचा हुआ है उस पर पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा। मैम, ये दुर्गा पूजा नज़दीक आ रहा है और पूरा शहर जाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है शहर को। ऑटो वाले सब बहुत जहीं तहीं ऑटो लगा के पूरा शहर को जाम करते हैं। उसके लिए नगर निगम क्या कर रही है? उसके लिए बहुत परेशानी है। अभी पूरा जाम से मेरा शहर पूरा परेशान है। तो इसके लिए मैं ये प्रशासन को या जो ऑटो वालों भी बेतरतीब ढंग से पूरा ऑटो लगाए रखते हैं। मैंने स्मार्ट सिटी की बैठक की थी, तो उसमें भी मैंने इस बात को रखा है कि जो बस पड़ाव जो कि सिटी बस मिनी बस चलने वाली थी नहीं चले, कुछ जगह बस पड़ाव बन गए हैं, वहाँ पर ऑटो का या ई रिक्शा का स्टैंड बना करके एक चिन्हित जगह को बनाया जाए। मैं इसके लिए डीएम से भी बात करूँगी। इससे पहले भी मैंने बात किया है, लेकिन कोई अभी तक काम अभी सही ढंग से नहीं हो रहा है। अतिक्रमण भी रोड के दोनों किनारे, हम लोग की रोड तो चौड़ी हो गई लेकिन उस पर हमेशा अतिक्रमण हो रहा है, जिससे कि सब आम जनता लोग को भी बहुत परेशानी है। मैं मुजफ्फरपुर की जनता से भी मैं आग्रह करूंगी कि आप भी अब इसमें जो रोड के किनारे अब दुकानदार को भी जो अपने आप बाहर में लगाए हुए हैं, बाहर में सामान रखे हुए हैं, आप उसको नहीं रखिए और इसमें नगर निगम का भी सहयोग कीजिए। आज की बैठक में डिप्टी मेयर साहिबा नज़र नहीं पड़ी है, क्या लग रहा है? वो और लेटर दिए कि मैं बैठक का बहिष्कार करती हूँ। अब तो उनका अपना पर्सनल मामला है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। हम लोग का एजेंडा में क्या विशेष बैठक करके हम लोग का क्या है, शहर के विकास के लिए दशहरा का समय आ रहा है, अभी लाइट की समस्या है। मेरा प्रयास है जो हम लोग काम अभी जितना हम लोग करवाए हैं उसको भी सही ढंग से करवाएं, और जहाँ पर जो जनता की परेशानी है उसको भी दूर करें। जो हम लोग का काम जो हम लोग अभी तक किए हैं, कर रहे हैं, उसको सही ढंग से हम लोग जो निगरानी करते हुए जहाँ पे वो सब काम भी मेरा होते रहे। अभी क्या ये लाइट की व्यवस्था मुजफ्फरपुर से दशहरा छठ पर्व आ रहा है, पेवर ब्लॉक जो भी जहाँ बहुत जगह का काम बाकी है, क्या वो सब शहर के लिए ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी काम है तो उनका मामला है, वो नहीं इसमें शामिल हुई, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मुजफ्फरपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को भी 5 नए मरीज मिले। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 45 हो गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों के घर के आसपास और जल जमाव वाले स्थानों पर फॉगिंग कराने का दावा किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि मीनापुर में 2, शहरी क्षेत्र में 1, मुशहरी में 1 और पारू में 1 नया मरीज मिला है। 5 केस और बढ़ा है, 40 की जगह पर 45 हो गया है। उस बढ़ने से बहुत चिंता नहीं। चिंता कल के वीसी में एक बात आई थी जिसमें सीरोटाइप 4 एक स्ट्रेन मिला था IGIMS में। उस पर आज बहुत गहन चिंतन हो रहा है कि अगर वो है तो थोड़ा सा चिंता के विषय है। वो भी बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता के विषय है, इसलिए लोग विचार कर रहा था। बाकी सब जगह स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, सब जगह तैयारी है। जो मिला है वो कहाँ का? ये सब बाहर से लोग आए हुए हैं, सब ट्रैवल हिस्ट्री वाले मैक्सिमम हैं। यहाँ अभी सबसे ज़्यादा मुशहरी प्रखंड में लोग आए हुए हैं, नेक्स्ट में मीनापुर आया है और 1 है। मतदाता जागरूकता के जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में 18 की शक्ति की फिल्म का लोकार्पण किया। इस फिल्म का निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों को मतदान के प्रति 100% प्रेरित करना है। स्वीप गतिविधि अंतर्गत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत इस फिल्म का व्यापक प्रचार प्रसार सभी प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। जिला निर्वाचन प्रशाखा द्वारा निर्मित इस फिल्म में नव निर्वाचकों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया।
फिल्म की पोस्टर का लोकार्पण करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इसके लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। मौके पर सिटी एसपी अरविंद कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, डीपीओ आईसीडीएस चांदनी सिंह, सहायक निदेशक बाल संरक्षक इकाई दिलीप कुमार कामत, जिला परिषद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से और विशेष रूप से जो नए मतदाता हो सकते हैं जो किया, जिसको हम लोगों ने 18 की शक्ति नाम दिया है, और उसी के तहत आज एक विशेष गाना, एक थीम हम लोगों ने डेवलप किया था, जिसको कि लॉन्च किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जागरूक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें जो मतदाता बनने की क्षमता रखते हैं, अर्हता रखते हैं, वो निश्चित रूप से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग लगातार प्रचार अभियान चला रहे हैं। मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में शनिवार को आयोजित परियोजना अनुश्रवण समूह प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में डीएम प्रणव कुमार ने जिले में चल रही 30 से अधिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया, साथ ही कार्यकारी एजेंसियों को तत्परता से योजनाओं का क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं जैसे एनएचएआई और रेलवे, राज्य योजनाएं जैसे पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, जल संसाधन विभाग की विभिन्न राज्य संपोषित परियोजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की गई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में मुख्य रूप से हम लोग जितने भी इस जिले में योजनाएं चल रही हैं विभिन्न विभागों की, उसके आपसी समन्वय को लेकर बैठक करते हैं और कहीं भी यदि समन्वय की कमी है तो उसको दूर किया जाता है। और जितनी भी डेवलपमेंटल स्कीम्स जो रोड्स हैं, नाले हैं, ब्रिज हैं, उसमें कोई समस्या न हो इसको हम लोग सुनिश्चित कराते हैं। तो कई योजनाएं चल रही हैं जिसमें भू अर्जन की समस्याएं थी, उनको दूर करा करके भू अर्जन की बाधाएं दूर की गई। इसी प्रकार जो अभी मुजफ्फरपुर बाईपास बनना है तो उसमें सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया, उसको तेजी से उसको निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। और राजेपुर करचौलिया पथ है या अन्य जितने भी मार्ग हैं उन सभी की समीक्षा की गई है। और विशेष स्कीम के तहत दादर पुल से लेकर के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज तक जो बूढ़ी गंडक का तटबंध है उस पर भी सड़क बनाने के लिए हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है। ये सारे कार्य किए जा रहे हैं और आपसी समन्वय करा करके इन सभी कार्यों को काफ़ी तेज गति दी जा रही है। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के कच्ची पक्की स्थित आवास पर बने नवनिर्मित कैप्टन जय नारायण निषाद सभागार का उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया। सभागार में 15वां अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी भारत और कभी सनातन धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं, सनातनी को गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि G20 के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश को दिखा दिया है कि विश्व में भारत की क्या स्थिति है। ऐसे लोगों ने प्रेरणा लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया। ऐसे आदरणीय कैप्टन साहब को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। और आज बिहार की धरती में पूरे देश के समाज के लोग आए हैं। मैं सारे समाज के लोगों का अभिनंदन भी करती हूँ और मुझे यहाँ बुला करके जो स्वागत किया उसके लिए भी मैं अपनी तरफ से भी सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा इतिहास राम जी से जुड़ा हुआ, हमारा इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। यदि महाभारत उठा के देखेंगे तो व्यास पुत्र सत्यवती निषाद की दासराज केवट की कन्या सत्यवती कहलाती थी, उसके पुत्र थे। लेकिन बिहार में शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस का जिस तरह से उद्धृत किया गया, मुझे लग रहा है कि इसमें हम सबको विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारा नाता राम जी से कोई भी उदाहरण नहीं बता सकता। लेकिन रामचरितमानस को उठा के देखेंगे तो सबसे पहले यदि किसी को भाई का दर्जा दिया तो निषाद राज को दिया राम जी ने। तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुर आवत जाता। यह सनातन धर्म पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, राजनीतिक दायरे से उठ करके इसका सबको विरोध करना चाहिए। राजनीतिक विरोध अलग होता है, नीतियों का विरोध अलग होता है, अपने अपने विचार होते हैं, उनका विरोध होना चाहिए। नीतियों का विरोध एक दूसरे को होता है, लेकिन जब सनातन धर्म पर कोई प्रहार करता है
तो मुझे लग रहा है कि पूरे समाज, पूरे देश के हिंदुओं को एक होकर बोलना चाहिए। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करती, काश कहीं किसी मुस्लिम या ईसाई धर्म के लिए इस तरह से बयानबाजी हुई होती तो आज पूरे विश्व में तहलका मच जाता। हमारी जड़ें सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, हम सनातन धर्म के, और ये लोग क्या खत्म करेंगे? यहाँ कितने कितने लोग आए, हुमायूं आए, बाबर आए, औरंगजेब आए, कोई नहीं खत्म कर सका। और यहाँ तक कि इसी धर्म में पैदा होने वाले कंस जैसे लोग नहीं खत्म कर पाए, रावण जैसे लोग नहीं खत्म कर पाए, दुर्योधन जैसे लोग नहीं खत्म कर पाए। तो मैं स्टालिन के मुख्यमंत्री के बेटे को कहना चाहती हूँ, ये जो गठबंधन, मैं किसी एनडीए गठबंधन बने या कोई भी गठबंधन बने, राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए। इतना गिरे कि मोदी जी को गाली देते देते, मोदी जी की जो स्वर्गीय माँ है वो भी नहीं, उनके पिता को गाली देते देते आज भारत कहाँ खड़ा है ये भी देखना पड़ेगा। आज भारत इकोनॉमी के मामले में 5वां स्थान है विश्व में, और दूसरा मोदी जी ने अभी जो G20 के माध्यम से विश्व को संदेशा दिया, ये उभरता हुआ भारत है। यही कारण है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सीधे सनातन धर्म को टारगेट करके क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं, क्यों सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं? हम सब सनातन धर्मी, उपासना पद्धति अलग हो सकती है। भगवान बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, महावीर भगवान को हम महावीर मानते हैं, गुरु नानक देव जी को अपना हम आराध्य मानते हैं। हमारे जितने भी सनातन में पैदा हुए हैं, रुचि नाम भई चित्रा दृत कुटना ना पतित्राम नाम एको गम्य तुमसी पैसा मरणयु। उपासना पद्धतियां अलग हो सकती हैं, कोई ईश्वरवादी है, कोई अनेश्वरवादी है, लेकिन सनातन धर्म का यदि कोई विरोध करेगा तो हमका उसको, जनता को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ फूट डालो, राज करो। अभी तक मोदी जी के गाली देना, अब ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। हमारी जड़ें राम जी से जुड़ी हुई हैं, हम राम जी के वंशज हैं, हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैप्टन निषाद सभागार का उद्घाटन माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार साध्वी निरंजना ज्योति जी ने किया है आज। और जैसा आप जान रहे हैं, यहाँ पर पूरे देश भर के जितने निषाद समाज और उनकी जातियाँ के लोग यहाँ पर जुटे हैं। 2 दिन का ये अधिवेशन चल रहा है, तो उसी क्रम में माननीय मंत्री जी का आना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसके तहत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष भारत रत्न ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों को चिन्हित कर उनका कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही 2 अक्टूबर को सभी सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में युवा मोर्चा स्वच्छता अभियान चलाएगी। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा को जो है पूरे ज़िला में जो टास्क दिया गया है प्रदेश भाजपा के द्वारा, उसमें पूरा ये सप्ताह हम लोग को मनाना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का पखवाड़ा है, जो सेवा का पखवाड़ा है। इसमें हम लोग 18 तारीख को रक्तदान का शिविर लगाएंगे। उसके बाद फिर 19 तारीख से आयुष्मान कार्ड, जो कि भारत सरकार का स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो भी गरीब लोगों के लिए हम लोग स्टॉल बना के, जिन लोगों का नहीं बना है, बिहार में बहुत उदासीन है, 80 लाख लोग का ही बन पाया है अभी तक, जो कि आप समझिए जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सबसे नीचे है। तो हम लोग अपना स्टॉल लगा के पूरे ज़िले भर में, हर विधानसभा में लगेगा, उसमें ज़िला में भी लगेगा, तो हर जगह आयुष्मान कार्ड को भी बनाने का हम लोग काम करेंगे। 2 अक्टूबर को हम लोग स्वच्छता अभियान करेंगे। इस बार जो है स्वच्छता अभियान का प्रारूप थोड़ा बदला गया है। उस प्रारूप में जो है पब्लिक प्लेसेस जैसे कि बस स्टैंड है या स्टेशन है या जहाँ भी पब्लिक का आवागमन है, उन जगहों को साफ़ सफाई का जो है युवा मोर्चा की तरफ से पूरा आयोजन किया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शनिवार को मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड मधुरपट्टी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना दी।
गुरुवार को बागमती नदी में हुए नाव हादसे में अपने बच्चों को खोने वाले परिवार से मिलकर चिराग पासवान ने गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने घटना को प्रशासनिक विफलता का परिणाम बताया। चिराग पासवान ने कहा कि जिस राज्य में आज भी बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं, वहां विकास के दावे बेईमानी है। लोजपा सुप्रीमो ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में भर्ती डेंगू से पीड़ित पटना के डीएम से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर भागते हुए चले जाते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में होने के बावजूद नाव हादसे के पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने की फुर्सत उन्हें नहीं है। कल जिस तरीके से ये घटना घटी, जो पूरी तरीके से प्रशासनिक लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। अगर प्रशासन ने और राज्य सरकार ने थोड़ी सी भी मुस्तैदी दिखाई होती, और मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो इस बात की दुहाई देते नहीं थकते कि अरे हम तो कितना काम किए हैं, कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है, हम तो सिर्फ काम करते रहते हैं, हम इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। अगर आप क्या काम पे सही में ध्यान देते मुख्यमंत्री जी, तो आज इतने परिवारों के बच्चे, आज उनकी मृत्यु नहीं होती। किसी ने अपने बच्चे को खोया, बच्ची को खोया, किसी ने अपनी मां को खोया, किसी ने बाप को खोया। खाने कमाने वाला एकमात्र सदस्य परिवारों से चला गया, और ऐसे में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। मेरे मुख्यमंत्री उस दिन इस जिले में होने के बावजूद आप सब साथियों से बातचीत के दौरान जिस संवेदनहीनता से वो कहते हैं कि अरे हम डीएम को कह दिए हैं, वो देख लेगा, वो देख रहे हैं। भगवान ना करे पर अगर मुख्यमंत्री जी के परिवार में कोई अगर ऐसी घटना घटती, क्या उस वक्त भी मुख्यमंत्री यही बोलते कि हम डीएम को बोल दिए और वो देख लेंगे? यही फर्क है कि मुख्यमंत्री बिहारियों को अपना परिवार नहीं समझते, और इसीलिए से बांटने की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री, जिसको ये सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, हकीकत में ये जात पात में बांटने की राजनीति, और इस राजनीति की देन ही बिहार चढ़ता रहा है। सोचिए, आजादी के 75 साल के बाद एक गांव में पुल नहीं है। ये कल्पना हम लोग आज की तारीख में कर रहे हैं, 21वीं सदी चल रही है। ये चांद तो क्या, सूरज पे पहुंचने की हम लोग बातें कर रहे हैं, और वहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 18 साल से हैं, वो एक पुल नहीं बना पाए। और पुल तो भैया फिर भी सेकेंडरी विषय आता है। उस गांव के बच्चों को जाना क्यों पड़ रहा है दूसरी जगह नदी पार कर कर? क्यों उस गांव में उच्च विद्यालय नहीं है? क्यों वहां की महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को नदी पार करके राशन लेने के लिए जाना पड़ रहा है? क्यों वहां पे पीडीएस शॉप्स नहीं है? 4 किलोमीटर दूर है। क्यों? ये 21वीं सदी का देश है, ये 21वीं सदी का बिहार है। हमारा देश जहां विकास की नई नई गाथाएं लिख रहा है। प्रधानमंत्री जी जब G20 के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो उनको नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीरें दिखाते नहीं थकते, और आज हमारे बिहार के बच्चों को नदी पार करके जाना पड़ रहा है। आज की भी तारीख में एक वो हम लोग का गौरवशाली इतिहास था, और एक आज मुख्यमंत्री के 18 साल के शासन में बिहार का गौरव पूरी तरीके से समाप्त हो गया, और आज परिस्थिति बद से बदतर हो गई। कौन जिम्मेदार है भैया? 18 साल इनकी सरकार, 33 साल का ये गठबंधन की सरकार, आज जो बिहार में सरकार चल रही है, किसके ऊपर आप कीजिएगा आरोप प्रत्यारोप? किस पे कीजिएगा भैया? इससे पहले जिनकी सरकार थी वो आज आपके साथ सरकार में है, जिनको आप जंगल राज बोलते थे और जो आपको पलटू राम बोलते थे, दोनों के साथ तो मिलकर आप लोग सरकार चला रहे, और बिहार की ये हालत आपने कर दी। और शिक्षा मंत्री, शर्म आनी चाहिए उन्हें। बिहार के बच्चों से, उन पीड़ित परिवारों से मिलना तो दूर, जाति धर्म में कैसे देश को बांटा जाए उसकी राजनीति वो खेल रहे हैं। रामचरित्र मानस को वो गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। पोटेशियम साइनाइड, आज आपकी वजह से जो पोटेशियम साइनाइड ये खुद अपने विभाग में फैला रहे हैं, उसका परिणाम देख लीजिए। हंसते खेलते बच्चे आज मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्हीं के विभाग के अधिकारियों की देन है कि आज 1 लाख बच्चे, उनके सुध लेने वाला कोई नहीं है। कहां से ये बुद्धिहीन अधिकारी आते हैं भैया, और क्या क्या फरमान ये लोग लेकर आते हैं कि जो 3 दिन नहीं आएगा उसका नामांकन रद्द कर दो। 1 लाख बच्चे उससे प्रभावित हुए हैं। आज की तारीख में 1 लाख बच्चों का सरकारी स्कूलों से नामांकन रद्द कर दिया। सोचिए कौन सा महीना चल रहा है, ये सितंबर का महीना।
मिड ऑफ द सेशन में उनका नामांकन रद्द हुआ। कहां जाएंगे अब वो बच्चे? और यही बिहार का भविष्य ये लोग बनाना चाहते हैं। ऐसे तानाशाही फरमानों से ये लोग बिहार का भविष्य लोग बनाएंगे। अरे जिन लोगों को विभाग चलाना नहीं आता, जिन लोगों को विभाग की जानकारी नहीं है, ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रिय बनाकर बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी दे रखी है, जो कभी त्योहारों पे छुट्टी रद्द कर देते हैं तो कभी मासूम बच्चों से उनके शिक्षा के अधिकार को छीन लेते हैं। जब तक ऐसे अधिकारी और ऐसे शिक्षा मंत्री बिहार में रहेंगे, बिहार की शिक्षा ऐसे ही चौपट होती रहेगी। तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी का के पाठक और इस शिक्षा मंत्री का, दोनों का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा लेना चाहिए, तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था कुछ बेहतर हो सकती है। नहीं तो ऐसे ही बच्चे नाव पे चलकर जाने के लिए मजबूर होंगे, मौत के घाट मारे जाएंगे और जो बच्चे बच जाएंगे उनको शिक्षा से दूर किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी में एक महिला का पानी में उबलता शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर वार्ड नंबर 9 की है। शनिवार की सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के घंटों बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। आलम यह हुआ कि शव के एक हिस्से को कुत्ते ने नोच खाया। मीडिया कर्मी के पहल पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि यही अगर शराब की सूचना देते तो पुलिस तुरंत पहुंच जाती। खबर लिखे जाने तक मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। भैया से हम भैंसी चराने आए, पैखाना करने गए, 10 बजे लाश के नजर पड़ा। लाश के ओकरा साड़ी में खूंटा ठोकर बांध दिए। अगर यहाँ पुलिस नहीं ले आता है तो ई लाश के कुत्ता खाएगा, गांव में आदमी के नोचेगा, मवेशी के नोचेगा, बर्बाद क्या होगा, सामाजिक आदमी को होगा। ई बेटी जो पुलिस के फोन कर रहे हैं अपना मताली 50 में फोन किए। क्या कहता है पुलिस? दारू वाला में हमको बुलाइए, कौन दारू बेचता है बताइए, ऐसे काहे बोलता? दारू में आमदनी लाश उठा का आप दीजिएगा, हम देंगे पैसा, हम तो लेंगे 2000 लाश पकड़े ओकरा से लेंगे। वही चलते कहता है दारू वाला का पकड़ेगा तो 1000 2000 20,000 आमदनी होगा। दारू का फाइटर ले जाएंगे, ड्राइवर पिएगा, मौज करेंगे। दारू की सूचना पड़ा है? दारू के सूचना में आएगा, इमरजेंसी में नहीं आएगा। ऐसे काहे करता है पुलिस? डिटेल बोलिए ना, अहियापुर थाना वाला है। अहियापुर थाना बड़ा बाबू को फोन किया, के ले जाएगा, लाश के ले जाएगा? लाद लेगा थाना का आदमी, ला देंगे, हम से ला देंगे, पब्लिक ला देगा। लाद छूने के लाद धो लगा कि हमको अगर भूत हो गया, हम अपने जिंदा भूत। सर हुआ क्या है कि 10 बजे के आसपास में है ना, यहाँ पे नदी में जो है वो लाश जो है वो गुजर रही थी, दहा रहा था। यहाँ ग्रामीण जो है, जो नाविक है, जो मछली उछली मारते, जो नाविक है मछली उछली मारते, वो देखे लाश जो दहा रहा था। तो वो यहाँ के जो ग्रामीण है, नाविक है, यहाँ पे लाश वो पकड़ करके यहाँ पे लाए हैं, पकड़ करके खींच करके वो कोने में लाए हैं। हमारे ग्रामीण कोई भी क्षेत्र के नहीं है, ये कोई बाहरी है। ये संगम घाट मिठनपुरा, जो मिठनपुरा पड़ता मिठन सराय पड़ता है, मिठन सराय की तरफ से जो हमारे गाँव में जो नदी बहती है, दादरकुड़ा पंचायत में बूढ़ी गंडक नदी है। तो इसी से एरिया से ये गुजरते हुए खरहर की तरफ ये हमारे जो है नदी है, ये जो जाता है। तो हुआ क्या कि ग्रामीण जो है, जो भी थे हमारे क्षेत्र के, वो लाश को पकड़ के वो दाहिने तरफ वो लाए किनारे में। लेकिन हम लोग को पहचान में ये नहीं है कौन है, नहीं है। पुलिस को हम लोग सूचना दिए, बड़ा बाबू अहियापुर के बड़ा बाबू है, उसको फोन किए हम लोग। वो कह रहे हैं क्या कि दारू का सूचना है तो आप हमको बुलाइए, हम आएंगे, लेकिन लाश के बारे में हम लोग नहीं आ सकते हैं। बहुत फोन किए हम लोग, 10 15 20 फोन किए, लेकिन वो नहीं आए। दारू की सूचना पर? हाँ, सिर्फ दारू की सूचना पे ही आएंगे। लाश की सूचना पे हम लोग, वो लाश को लेकर हम लोग कहाँ ढोएंगे, आप मेडिकल रेफर कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए बोल करके वो नहीं आए हैं। समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादा तो है, हमारे ग्रामीण से बात कर लीजिए, ग्रामीण आपको बताएंगे क्या है नहीं है। हम भी फोन किए हैं, बहुत लोग हैं यहाँ के ग्रामीण हैं, वो भी फोन किए, लेकिन वो नहीं आए हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों के आधार पर पार नहीं पा सके तो इंडिया गठबंधन ने सनातन धर्म पर निशाना साधा। शनिवार को कैप्टन निषाद सभागार का उद्घाटन करने मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सनातन धर्म में कोई कपूर की पुड़िया नहीं जोड़ जाए। जिसने भी इस पर
कुठाराघात करने की कोशिश की, स्वयं उड़ जाएंगे। उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री ने जो गंदगी फैला रखी है उसके लिए उन्हें बहिष्कार करना चाहिए। मौके पर मौजूद सांसद अजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, इसके कारण ही इसे 303 सीट मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने काम के बूते संख्या को और बढ़ाने का काम करेगी। हो रहा है इंडिया गठबंधन जब से नया बना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 2014 से लेकर के अभी तक देश के अंदर दबे कुचले किसान गरीब सबके लिए काम किया है और विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाया है, उसके सामने ये लोग परेशान हैं। अब मोदी जी से कामों के बल पर नहीं जीत सकते तो सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। सनातन धर्म कोई कपूर की पुड़िया नहीं है जो उड़ जाएगा। सनातन धर्म को जो भी मिटाने आया वो स्वयं मिटा है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। और नीतीश बाबू, ये मिथिला की धरती है, सचमुच में तुम्हारे मंत्री इस तरह के बोल रहे हैं तो इनको बहिष्कार करना चाहिए, हटाना चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करते रहती है और जितने भी हमारे बड़े नेता हैं जब भी उनको समय उपलब्ध होता है उस समय में कहीं ना कहीं देश में रैली मीटिंग करते रहते हैं। हम लोग 365 दिन काम करते हैं, इसीलिए 303 की संख्या में है और इस बार इसको जो है और बढ़ाने की हम लोग की कोशिश रहेगी। गठबंधन क्या कर रहा है उससे हमको कोई चिंता भी नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।